अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सियासी मंजरनामे पर बात करनी थी, लेकिन कुछ ही देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट में बोले हैं, मुखातिब हुए हैं, पूरी दुनिया के अहम और सुलगते मामलात पर इजहार ख्याल उन्होंने किया जैसे वो करने के आदी हैं। एक बार फिर से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस आए थे, इंप्रेसिव इंसान हैं। मोदी का जिक्र किया कि मैंने उन्हें कहा था कि जंग बंद करें वरना तिजारत बंद कर दूंगा। दोनों ममालिक को तिजारत करनी चाहिए। ईरान इसराइल के बारे में उन्होंने कहा कि उम्मीद है दोबारा जंग नहीं करेंगे, और फिर क्रेडिट ले रहे थे कि उन्होंने कौन कौन सी जंगें गिनवाई हैं, फिर वो रुकवाई हैं। फिर कहते हैं ईरान इसराइल अब थक चुके थे, अमेरिका बराह रास्त के लिए तैयार है बातचीत के लिए। ये मार्को रूबियो ने बाद में स्टेटमेंट दी। ईरान इसराइल जंग जो रुकी, उसके बाद जो CNN की रिपोर्ट आई उनकी इंटेलिजेंस को कोट करते हुए कि जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान में मुकम्मल तबाह नहीं हुई। यही वजह है कि CNN को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप सीख पाएँ, तनकीद कर रहे हैं। इस मामले पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दावे हैं, सीज़ फायर जो हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या एक मुस्तकिल हाल मशरक़ वस्ती मिल सकता है या नहीं। उस सिलसिले में हमारे साथ होंगे साबिक़ सिफारतकार जनाब अब्दुल बासित साहब और तजिया निगार जनाब जावेद राना साहब। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैंने मुल्क की सियासत से किया, जहाँ अलीमा खान साहबा की कल की स्टेटमेंट और आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब जा पहुँचे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में। दरवाज़ा खटकाया, उन्होंने कहा जी गलत दरवाज़ा जो आपने खटकाया, आप जस्टिस याहिया साहब से जो चीफ जस्टिस हैं उनसे रब्ता करें। वो गए थे कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बजट उन्होंने पास करवाया है और उनके ऊपर पार्टी के अंदर से इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बानी PTI इमरान खान साहब को माइनस किया। उनकी हिदायत ये थी कि उनकी मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। यही नहीं, फैसलाबाद के मामलात को लेकर के 9 मई से जुड़े फैसल चौधरी साहब हूँ, सीनियर कानूनदान या दीगर रहनुमाओं ने खदशा है कि यहाँ की क़यादत को नाअहल किया जा सकता है। इस मामले पर बात करने के लिए माइनस इमरान खान का जो दावा अलीमा खान साहबा का था, इस पर गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है जनाब फैसल चौधरी साहब को, मुमताज़ कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, और जनाब इख्तियार वली साहब को, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, सीनियर सियासतदान हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, ट्रंप साहब तो बार बार तारीफ़ कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, हुंकी करना जे फिर नहीं, मैं समझता हूँ कि जो फील्ड मार्शल ने और जो उनकी अफवाज ने जंग जीती है वो लायके तहसीन बात है। देखिए, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके किसी भी ऑफिसर की तारीफ करते हैं तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी अफवाज की को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट होना चाहिए। और मैं पजामी साहब अपनी ओपिनियन हमेशा बड़ी ओपन रखता हूँ। मैं पाकिस्तान के मामलात को पाकिस्तान के अंदर हल करने का कायल हूँ। पाकिस्तान के बाहर जो है हमें हर तौर पे अपनी फौज को इतनी बड़ी जंग जीती है, हिंदुस्तान को हराया है, और मतलब उसके बाद आप वहाँ पे गए तो ये हमें वेलकम करना है। किसी को पसंद आता है नहीं आता ज़बरदस्त। तो फैसल साहब गोया फिर वो लोग या वो अनासिर जो अमरीकी मुदाखलत और वहाँ से हुए ट्वीट्स और वहाँ पे डेमोक्रेसी एक्ट पेश करने में पेश थे या उसकी हिमायती थे, आप समझते हैं उन सब की जो ये मुहिमात थी वो गलत हैं? अमरीका को पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, उनको दावत नहीं देनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? बिला ज़रूरत और उस इफेक्टिव नहीं। देखिए, बात यह है कि आप कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस दिन वो इलेक्ट हुए थे मुबारक दी थी, तो उस दिन उन्होंने एक पोजीशन ली थी, और पोजीशन ये थी कि भाई पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। हम ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे। आप जो जंग देखिए, कुछ जंग के बाद के हालात है, कुछ जंग के दौरान के हालात है, जंग से पहले के हालात है। जो पॉलिटिक्स है जामी साहब, वो तो आप समझते हैं डे टू डे अफेयर होता है। ठीक बात। आप उसको मुताबिक फैसले करते हैं ना, सही, आप उसके मुताबिक आगे देखते हैं। अब आप जहाँ पे जो भी बात आप कर रहे हैं उसका जो ब्लंट है या उसका जो असर है वो इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, तो जो बाहर लोग हैं, पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी काम करना है तो एक ही जो है मकसद जेल में रखना चाहिए ना, कि जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब को किस तरह से आसानी हो सकती है, ठीक, इमरान खान साहब को किस तरह से जो है वो कायल किया जा सकता है बातचीत के ऊपर सियासी जमातों के साथ, वहीं से एक एवेन्यू मिलना है। एस्टैब्लिशमेंट तो इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, बिल्कुल ठीक है। पॉपुलर हो उनका तो मैं अब आ जाता हूँ ना उन मामलात पे, उन्हीं मामलात पे बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कानूनी तौर पे तो होता कोई नहीं। ठीक है, इन्हीं मामलात पे अब मैंने बात करनी है, तो इख्तियार साहब को मैंने इसीलिए ज़हमत दी। इख्तियार साहब, अलीमा बीबी बड़ी तकलीफ दे लहजे से कह रही थी कि हाँ, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने
बजट पास करवाया, उस मौजू पे इजहार ख्याल कल कर रही थी कि हाँ मेरा ख्याल है कि माइनस इमरान हो गया। लेकिन आज राना साहब कह रहे थे कि इस तरह किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, इमरान खान सियासतदानों के साथ बैठेंगे तो बात हल होगी, तो बातचीत आगे बढ़ेगी, और अगर ये कहेंगे किसी को नहीं छोड़ना तो फिर मसला हल नहीं होगा। क्या वाकई अली अमीन ने माइनस इमरान कर दिया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल भाई। देखें, मुझे बड़ा वो उसका ये डॉक्ट्राइन जो था ना, ये माइनस करने वाला, पहले जब इन्होंने बनाया था तो नवाज शरीफ को माइनस करो, मुस्लिम लीग नून कबूल है लेकिन माइनस नवाज शरीफ कबूल है, ये सारी चीज़ें, ये डॉक्ट्राइन, ये इमरान खान साहब बड़ा उसकी गर्दान करते रहते थे। आज वो खुद मक्का फाते अमल का शिकार हो गए। जो खड्डे वो दूसरों के लिए बनाते थे उसमें वो खुद गिर रहे हैं। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, हमारी तो अभी बारी आई ही नहीं है। ये खुद अपनी पार्टी में इतने धड़े बन चुके हैं कि जो जितना लीडर है उसने अपना धड़ा बना लिया है। सब ने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, कोई दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करता। ये अली अमीन की आप बात अगर कर रहे हैं तो अली अमीन, मैं बहुत पहले आपके प्रोग्राम में ये बात बता चुका था कि अली अमीन जो है वो अपना धड़ा बना के बैठ चुके हैं। वो इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे। इमरान खान ने अब उसको ऑर्डर दिया कि आपने बजट पास नहीं करना। हाँ। और अगर बजट पास किया तो मेरी इस पे आपके साथ बहुत ज्यादा नाराजगी होगी। मींस आप ये समझ लें कि ये इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली पर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, एक अदम एतमाद का इजहार था। लेकिन वहां से बजट का पास हो जाना, मेरे ख्याल में ये अली अमीन का, उसकी हुकूमत का और केपी असेंबली का, ये इमरान खान पर अदम एतमाद है। और माइनस जो है ना, इंसान तभी होता है जब उनकी अपनी पॉलिसीज, यार देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास है? सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। टेक्नोक्रेट टाइप के लोगों से आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला सकते। तो सियासी लोगों को आपने रहने नहीं दिया। बाकी वो सर हमने कहा नहीं रहने दिया, हमने किसके साथ क्या किया? असेंबली में आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, मरात का बिल पेश करते हैं, बहुत बड़े बड़े मरात उन्होंने ले लिए हैं, कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई बुलेट प्रूफ में फिर रहा है, तो और क्या चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त लुक्रेटिव टाइप ऑफ सूबा बन चुका है इनके लिए। वहां पर कितने लोग हैं जो अरबपति बन चुके हैं, वजारतें बिकती हैं, सेक्रेटरीज की पोस्टें बिकती हैं, वहां तो पूरी दुकान खुली है। तो मेरे ख्याल में उनका कारोबार चल रहा है। कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, वो वहां बैठकर वो अपना चूरन बेचते हैं, उनकी अपनी एक लाइन है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि अमली तौर पर अली अमीन इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, आप ये कह रहे हैं? बहुत पहले जब वो 12 जिलों को क्रॉस कर चुके, जब 12 जिलों को क्रॉस करके वो गए थे ना डी चौक से, पहले कहा कि मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, शावर वावर लेके, मैं इस्लामाबाद केपी हाउस से शावर लेके आता हूँ, चाय पी कर आता हूँ, और उसके बाद पता चला कि वो 12 जिले क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गए। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब इस बात पे तो फैसल साहब दूसरी बात नहीं है। फैसल साहब इस बात में तो वजन है ना कि जो हिदायत थी इमरान खान साहब की, उनके बरअक्स सूरत हाल वहाँ बजट के हवाले से रही। फिर अलीमा बीबी ने यह बयान दिया। आज अलबत्ता अली अमीन साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत जा रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ, और वो बता रहे हैं कि गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं आप। और फिर कल जो मुलाकात होनी है उसमें अली अमीन मुजम्मल का नाम डाला हुआ है कि जी उन्होंने मुलाकात करनी, जबकि बजट पास हो चुका हुआ है। ये हो क्या रहा है पीटीआई के अंदर? उनका वर्कर सपोर्टर बहुत भरम है सारी सूरत हाल के ऊपर। जावेद साहब, उसकी वजह है ना कि ये मामलात जो है ये शुरू से दुरुस्त हैंडल नहीं हुए। सबसे पहली बात यह है कि बजट पास ना करने का जो शख्साना है, जो कॉन्सिक्वेंस है, आप उसको लोगों के सामने रखें। आपने कारकुनान को बताएं कि अगर हम बजट पास नहीं करेंगे तो उसका तो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हुकूमत चली जाती है। ज़ाहिर वो पास करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने इनपुट अपनी देनी है, और वो कह रहे थे कि जो बजट में उनकी इनपुट है वो शामिल होनी चाहिए, ताकि वो बजट जो है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है कि अपना विजन है, अपने लीडर हैं, वो उसमें इनपुट देना चाह रहे थे। अब उस सिलसिले में अगर मुलाकात नहीं हो रही थी तो क्वार्टरली बजट पास कर लेते। बिल्कुल। और 27-28 तक तो वैसे भी हमारे पास टाइम था, क्योंकि बाकी तमाम सूबों का बजट तो अंडर डिबेट है। आपको पता है बजट एक टेक्निकल काम होता है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, फिर मनी बिल से लेके डिबेट और फिर अप्रूवल आती हैं, कटौती की तरीके होती हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पड़ती हैं। अब इशू ये है कि इसके अलावा जमी साहब एक पॉलिटिकल बात ये है
अब ये पीटीआई को फैसला करना ये है, ये पार्टी चलानी किसने? पार्टी अली अमीन, गौहर, सलमान राजा, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वगैरह ने चलानी है या फैमिली में से चलानी है? क्योंकि सर हमारी पार्टी मरूसी नहीं, जो बीबीओ के बयानात है उससे पार्टी को मेरी नजर में, मेरी राय में तकवीयत नहीं मिल रही, उससे अच्छा। कमजोरी हो रही है। और कमजोरी का जो एक ही बेरिंग हो रही है वो इमरान खान साहब की जात पे। देखिए, सियासत में जज्बात की गुंजाइश बहुत कम होती है, रिश्तों में जज्बात के अलावा कोई बात ही नहीं होती। तो गुजारिश ये है कि ये सेंसिटिविटीज हैं, ये अपनी जगह हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सियासी हिकमत अमली बात करनी पड़ेगी। मैं तो पहले दिन से आपके साथ भी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमेशा हमने ये बात शेयर की है कि पॉलिटिकल लोगों से बात करनी पड़ेगी। आज करें, 6 महीने बाद करें, साल बाद करेंगे, उसकी वजह है मेरा इख्तियार वली से लाख इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों उस निजाम में जुड़े हुए हैं, जो इलेक्शन पर यकीन रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखता है, जो अपना चले। इस वक्त इख्तियार वली साहब ने तो कल, मुझे पता ना कि जब कल कोई कमजोर होगा तो ये कहेंगे जी हमने कौन सा कुछ किया था, वो तो सारा वही कुछ कर रहे थे, तो ये कतरा जाएंगे। लेकिन एक जगह पे सियासी लोगों के मफादात तो हैं। लेकिन फैसल साहब मैं देखें, बड़ी अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, उसूली यही राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, लेकिन क्या कीजिए आज फिर जो, बल्कि कुछ जो काफ़ी घंटे पहले जो उनकी टाइमलाइन के ऊपर, एक्स के ऊपर पोस्ट आई हुई है जनाब इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात है उनकी सोशल मीडिया टीम ने जारी की हुई है हिदायत लेने के बाद पार्टी रहनुमाओं से, अहले खाना से, उसमें फिर वो कह रहे हैं कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सियासतदानों से तो मुज़ाकरात का फ़ायदा ही नहीं है, इनसे तो बातचीत ही नहीं होनी चाहिए, बातचीत वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे इख्तियार है, जहाँ पे ताकत है। ये मैं इसको समझने से कासिर हूँ। फिर देखिए जामी साहब, गुजारिश है, देखिए इमरान खान साहब को भी, कोई भी लीडर जो होता है उसके साथ टीम होती है, वो टीम उनको मंतक भी बताते हैं, कायल भी होते हैं, मुख्तलिफ सजेशंस आती हैं। अब इमरान खान साहब को बजट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं उनको ये खड़ा होकर बताऊं कि सर इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, इसको इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो ही विल बाय इट आउट। वो कहेंगे हाँ इस तरह से कर लें। और ये चेंज होती है, ये हमारी उनसे गुफ्तगू अक्सर होती रहती, जब एक्सेस दी जाती है या मिलते हैं तो होती है और वो चेंज करते हैं। मतलब ये इस तरह से नहीं होता। इमरान खान साहब परसुएड होते हैं, बड़े आराम से परसुएड होते हैं अगर आप मंत की बात करें। लेकिन अगर आप राइट लेफ्ट पे लोग इस तरह के जो हैं, वो बेचारे ना तो खुद सियासत समझते हैं, ना सियासी कोई मशवरा दे सकते हैं। अब हमने भी बहुत कोशिश की, आप दोबारा करते हैं, फवाद साहब ने 3 दफा ये सजेशन दी कि आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं, बिल्कुल पॉलिटिकल अलायंस के साथ हम आगे चलते हैं। अब उस वक्त जो है कुछ लोग, जिसमें खानदान के लोग भी शामिल हैं, वो इनकलाब की कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा इनकलाब। जब आप जेल में बंद शख्स को ये कहेंगे कि बाहर तो 4 लाख लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप बस इस तरह से हो जाएगा, तो जाहिर है फिर वो अंदर से तो उन्होंने वही अपना मामलात करना है ना जी जो मतलब उनको तक इतला मिलनी है। बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब ये देखें ना, ये तो बहुत उम्दा और बहुत मंतक पर मबनी बातें आज फैसल साहब कर रहे हैं। पहले भी उनके ख्यालात कुछ ऐसे ही थे आपसे सियासी इख्तिलाफात के बावजूद, लेकिन मसला ये है कि ना तो भुट्टो माइनस हो सके, ना नवाज शरीफ साहब माइनस हो सके जो आप भी कह रहे हैं, तो इमरान खान कैसे माइनस हो जाएंगे? वो भी एक मकबूल जमात के मकबूल रहनुमा है, चाहे वो जेल के अंदर है। कभी भी नहीं हो सकते। इख्तियार साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान प्लस होता है अपने अच्छे किरदार से और माइनस होता है अपने गलत किरदार से। इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी फैसल के साथ लाख पॉलिटिकल नज़रियाती इख्तिलाफ से ही, लेकिन पॉलिटिकल कारकुन है और हम सियासी लोग हैं, जमहूरियत के लिए काम करते हैं। जमहूरियत ही हमारा मदरसा है और यही से हम सीखते हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन मोर देन 3 डिकेड्स हो गए। ठीक। इमरान खान साहब कानों के बड़े कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं, और उनके मुशीर जो है वो उनको डिबोनों में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। हर बात वो करना, मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि 35 पंक्चर वाली बात का क्या हो गया। कहते जी वो तो वैसे ही किसी ने हमारे कान में गलत बात बता दी थी, और यार आपने उस पर पूरा इस्लामाबाद 126 दिन बंद करके रखा हुआ था। तो मतलब आप अंदाजा कर लें कि मतलब आप एक तरफ करप्शन की बात करते हैं, फिर क्या आप कहते हैं कि यार करप्शन तो मदीना में भी खत्म नहीं होती। एक तरफ आप कहते हैं कि हम बुलडोजर फेर देंगे इन तमाम गवर्नर हाउसेस पर, फिर उसका आप नाम ही नहीं लेते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि यार
जो जब 1 करोड़ नौकरियां देते हैं, फिर आपका अपना वजीर खजाना कहता है, असद उमर साहब कहता है ये पॉसिबल नहीं है, 50 लाख घर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अपने मुशीरों ने जितना उनको डुबो हो सकते थे उन्होंने डुबोया है, लेकिन इमरान खान को अपनी भी अकल से काम लेना चाहिए। वो भी रोटी खाते हैं, तो बच्चे नहीं है, 70 साल प्लस उनकी उम्र है, तो अब उनको अगर माइनस कर रहा है तो वो उनकी अपनी पॉलिसीज कर रही हैं। अभी आपने जो जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया, जिस पोस्ट का सोशल मीडिया का, यार आप चढ़ के दौड़ते हो और भाग के आते हो, आप अपने मुल्क पे अटैक करते हो, आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर करते हो। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, आप बड़ी दूर दिखाई खड़े होते हैं। जब इंडिया के साथ जंग का मौका आता है, आप बड़े आखिर में आके मिलते हैं। इजराइल और ईरान के मामलात होते हैं, आपकी ट्वीट नहीं आती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, आप अली अमीन को रोक देते हैं। तो ऐसे वाकयात और ऐसी पॉलिसियां ये आपको खुद ब खुद फिर माइनस कर देती है। लोग फिर इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इधर आर यू स्टैंडिंग विद द स्टेट या आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। इस पे इन एतराजात के ऊपर पीटीआई की दलाइल हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उनकी अपनी एक नज़रिया है, वो बात भी करते हैं, वजाहत भी करते हैं और कहते हैं पाक इंडिया जंग में हम तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अब फैसल चौधरी साहब का वो मुद्दा जो आए दिन से वो उठा रहे हैं, उन्हें लगता है कि फैसलाबाद में जो उनके MNAs और MPs हैं उन्हें खदशा लग रहा है कि इनको नाअहल किया जा सकता है। किस सिनेरियो की ये बात करें, क्योंकि मार्केट में कुछ खबरें ऐसी भी गर्म हैं कि शायद इन नाअहलियों के नतीजे में बड़ी तादाद में MNAs और MPs जो हैं PTI के वो नाअहल हो सकते हैं, सीटें खाली हो सकती हैं। फैसल साहब आप कह रहे हैं कि जी PTI के रहनुमा और कारकुन 9 मई वाले फैसलाबाद का जिक्र कर रहे हैं, इन पर अदालती कुल्हाड़ा चलने को है। मार्केट में ये खबर भी है कि नाअहली हो सकती है, बड़ी तादाद में नंबर्स जो हैं PTI के कम हो सकते हैं। ये क्या कहानी है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं किबला? देखिए, गुजारिश है कि मैंने आपको आपके शो में भी और वैसे भी कुछ तकरीबन 4-6 हफ्ते पहले ये कहा था कि ये मामला जिस तरह से हैंडल किए जा रहे हैं, इसमें PTI के क्योंकि एक सियासी मंजरनामा बदलने को है और वहाँ पे जो खासकर पार्लियामेंटेरियंस और वो लोग जिन्होंने PTI नहीं छोड़ी। देखिए 9 मई का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है कि जिसने PTI को छोड़ दिया, सियासत को खैराबाद कर दिया, उसको आप फारिग कर दें। और जिन्होंने फवाद चौधरी जैसे लोग जो कि PTI को नहीं छोड़ते या उनके हक में बात करते हैं इमरान खान के, उन समेत सबको आप 35-35, 40-40 मुकदमे दहशतगर्दी की अदालतों में रगड़ें। अब फैसलाबाद में आज भी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, 9 मई से मुताल्लिक ही था, जिसमें हमने जॉइंट ट्रायल की बात की है कि जी क्योंकि वहाँ पे एक ही इल्ज़ाम के तहत 35 आपने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, जो कि ये असूल नहीं है। असूल ये है कि एक जुर्म के लिए एक FIR होती है, 35 मुकदमे पंजाब के तुल अर्ज में नहीं हो सकते। और इसमें PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है, शिबली हैं, जरताज हैं, उमर अयूब हैं, इन समेत बहुत सारे हमारे जो लीडरान हैं और कारकुनान तो बेशुमार हैं, इन सब के नाम है। अब फैसलाबाद में डे टू डे चलाई जा रही है। मुझे आज भी मेरे वकला ने वहाँ पे बरियत की एप्लीकेशन देने की जो है वो कोशिश की, तो जज साहब ने पहले तो उसको लेने से कहा जी मैं सारी इकट्ठी लूंगा। भाई आप इकट्ठी लेंगे या नहीं लेंगे, आप अपना फैसला करें। फिर मैंने सुना कि जी 8 बजे कहा कि जी आप वकला आ जाए। मतलब क्या जल्दी आपको, और खासकर सुप्रीम कोर्ट से मंगल को नोटिस हुए। अब आप क्या अगली मंगल से पहले ये क्या खत्म करना चाहते हैं? क्या इख्तियार साहब क्या जल्दी लगती है निज़ाम को जी? ये इनको खदशा है, इनको खदशा है कि इन मुकदमात में नाअहलियाँ होंगी, सीटें वैकेंट होंगी, कोई ऐसा गेम प्लान है? और फिर दूसरा जो बार बार फैसल साहब कह रहे हैं कि जो लोग सियासत छोड़े 9 मई के बाद उनके सब बाकी के ऊपर 35-35, 40-40 मुकदमात। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा, फिर आप देखें, मैं मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, मतलब अगर वो इख्तियार वली हो तो क्या उसको स्पेयर कर दिया जाए? अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो उसको बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको लाइसेंस टू किल दे दिया जाए? तो जामिया और फैसल चौधरी को तो ना सजा दी मेरे ख्याल में। हाँ, वो कह रहे हैं कि फैसल साहब जैसे लोगों को सजा ना देना। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जो बंदा मुलविस है उसको, ओ फैसल चंद वर्गे गल सुन मेरी, मैं कह रहा हूं कि जो बंदा मुलविस है उसको छूटना नहीं चाहिए।
सबसे पहले ये याद रखें कि जब भी 9 मई का तस्करा करें तो 9 मई जो था वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था। 9 मई जो था वो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश और शरारत थी। जो मुलविस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और जो मुलविस नहीं है उसको तंग नहीं करना चाहिए। दैट्स वी बिलीव। ये हमारी जमात का भी है, हमारी हुकूमत का भी स्टांस है, ये सबका स्टांस है। अब अगर इसमें आप कहते हैं कि पीटीआई के एमएनए हैं, कुछ अरकान असेंबली आते हैं, तो पीटीआई के किधर हैं? वो तो इलेक्शन कमीशन में प्रूफ हो गया कि एमएनए तो इनके हैं ही नहीं। अच्छा। ये पता नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हैं या पीटीआई के हैं या आजाद हैं, लेकिन उसमें जो भी मुलविस हुआ उसको छूटना नहीं चाहिए। नहीं फैसल साहब ठीक नुक्ता है ये, फैसल साहब ठीक नुक्ता उठा रहे हैं इख्तियार साहब। वो आप ये देखें फैसल साहब के इस नुक्ते पर फैसल साहब इख्तियार भाई भी इख्तियार नहीं रख सके मुस्कुराने के ऊपर, बेइख्तियार हो गए हैं और वो मुस्कुराए हैं। फैसल जब भी बोलता है ना, फैसल जब भी बोलता है हमारी ये हंसी छूट जाती है, ये मजे की बातें ये करता रहता है और हम एंजॉय। अच्छा मैं अब अलबत्ता बेइख्तियार हो गया हूँ सर। ठीक है मैं बेइख्तियार हो गया हूँ सर। बात पूरी कर लें। जी बात पूरी कर लें इख्तियार। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखिए 9 मई हुआ है, 9 मई के वाकयात जो हैं इसमें इसको कोई झुटला नहीं सकता। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जली है, कोर कमांडर हाउस जला है, जियारत रेजिडेंसी पर हमला हुआ, कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ा गया, चकदरा फोर्ट पर हमला हुआ, पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर हमला हुआ, वहां से पीटीआई का कारकुन ही गिरफ्तार हुआ, मुस्लिम लीग नून का नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक का नहीं हुआ, जेयूआई का नहीं हुआ। तो कुछ तो है ना। अब मतलब ये तो नहीं कर सकते ना कि आप वो चौधरी शुजात वाली बात कर ले कि चलो जी मिट्टी पाओ, नहीं रोटी छोटी खाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। मैं अब थोड़ा सा इख्तियार साहब बेइख्तियार हो गया हूं कि वक्त मेरा खत्म हो गया, लेकिन आप दोनों हजरात की शिफावी का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा, अपनी सियासी राय से आगाह किया। ना बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे की। ईरान इसराइल सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, अपनी फतवाहात गिनवा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि जी ईरान का हमने एटॉमिक प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल किया है। लेकिन CNN के ऊपर एक तहकीकाती खबर छपी है जो उनका पेंटागन का एक खुफिया इदारा है, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, वो दावा कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जुज़वी नुकसान पहुंचा है ईरान की एटमी तनसीबात को, और अगर ये प्रोग्राम 3 माह में पाया तकमील तक पहुंचना था तो इस नुकसान से ये 6 माह तक ताख़ीर का शिकार होगा। जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये कई दिहाइयाँ, कई साल लग जाएंगे इनको दोबारा तामीर करते हुए। और फिर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल दोनों थक चुके थे। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है बैनुल-अक़वामी अमूर के 2 माहिरीन को, जनाब अब्दुल बासित साहब को और जनाब जावेद राना साहब को। जावेद साहब, ये ट्रंप जो बार बार रिपीट कर रहे हैं और CNN जिस शिद्दत से इस मजमून को उसने छापा, ये क्या मुराद ली जाए इस सिलसिले में? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये था कि वो नोबेल पीस प्राइज जो है जीतना चाहते। ठीक। अब दूसरी तरफ से ज्यूश लॉबी का और इसराइल का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसने एक दरमियानी रास्ता निकाला कि ठीक है, हम 52 बम्बर से इरानी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद ईरान का एक लिमिटेड अटैक होगा और जंग बंदी करवा देंगे। ये उसमें वो बाय एंड लार्ज वो कामयाब रहा है। और जो कतर की बेसिस के ऊपर हमला किया गया था उसमें बाकायदा कोऑर्डिनेशन थी, कोई भी वहाँ पे मिलिट्री का बंदा नहीं था जो अमेरिका का वहाँ पे किसी बेस के ऊपर मौजूद नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरी जो बड़ी पिक्चर डेवलप हुई है, इसके पीछे 2 बड़े फैक्टर हैं जी। एक तो ये कि अब इसराइल जो है फंस गया है। अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी क्रेडिट ले लिया कि हमने ख़त्म कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्रेडिट ले लिया। हकीकत ये है कि आप देखें कि ये कुछ 300 फीट इसके अंडरग्राउंड चैम्बर्स थे। ठीक। इसका मतलब 80 मीटर के लगभग 80 और जो 52 बम्बर्स हैं वो उनकी पेनिट्रेशन जो है वो 60 फीट 60 मीटर तक हो सकती है। ठीक। इसराइल ने पहले जो बम्बार्डमेंट की है वो 6 मीटर तक उनकी बम्बार्डमेंट जा सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये बॉम्ब जो हैं ये सेंट्रीफ्यूज और ख़ास तौर पे वो जो ऑलरेडी इनरिच्ड मटेरियल था वहाँ तक उसकी एक्सेस नहीं हुई। और ये इसलिए भी ज़्यादा डाउटफुल सारे के सारे दावे हो जाते हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि हमले से कुछ 2-3 दिन पहले
ईरान ने पहले ही सेंट्रीफ्यूज और ख़ास तौर पे जो इनरिच्ड मटेरियल है मुंतकिल कर 400 किलोग्राम के लगभग वो वहाँ से निकाल लिया था। अब इसका मतलब ये है कि ईरान ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इट इज़ अ सिंपली मैटर ऑफ टाइम। इसराइल उनके साइंसदानों को बहुत सारे को उन्होंने मारा है, लेकिन ईरान ने इस वक्त इतना ज़्यादा नॉलेज जो है स्प्रेड कर दिया अमंग द यंगस्टर ऑन हाउ टू मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब। आई थिंक इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन ईरान विल मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब। बहुत अहम बात है। अब्दुल बासित साहब, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक मजमून छापा है जिसमें उन्होंने 3 से 4 मिनट की एक ऑडियो कॉल पब्लिश की है, जो वो दावा करते हैं कि एक मोसाद के खुफिया एजेंट ने कॉल की जब 12 तारीख को हमला किया गया ईरान में, जब उनके कमांडर्स को शहीद किया गया, साइंसदानों को। तो एक टॉप कमांडर को फ़ोन करके कहा गया कि तुम्हें प्रपोजल देते हैं कि 12 घंटों के अंदर वीडियो बनाओ और कहो कि हम इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं, इस हुकूमत के लिए जाने कुर्बान नहीं कर सकते, और उसी सूरत में हम तुम्हें छोड़ेंगे, वगरना हम तुम्हारे भी बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है, जब मैंने मजमून और ऑडियो कॉल देखी, कि प्रॉबेबली इस सारे ऑपरेशन में जो बार बार इसराइल कहता था कि रजीम चेंज हमने करनी है, तो खुफिया तरीके से कैसे प्रेशराइज किया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था उनकी क़यादत को। लेकिन वो जर्नैल वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अभी भी मौजूद हैं, अलाइव हैं, वो डटे रहे, झुके नहीं, बिके नहीं। ये साबित करता है कि कितना खौफनाक ऑपरेशन था इसराइल का। तो ये जो प्लॉय था जवाब में ईरानियन कमांड्स का, उसको कैसे देखते हैं आप, और इस खबर को कैसे तजिया करते हैं इसका? अगर ये सवाल मेरे से है तो देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो डीकैपिटेशन की इनकी स्ट्रेटजी थी बहुत ही एक्यूरेट, उनके पास इंटेलिजेंस थी। ना सिर्फ जब हमास के उन्होंने सरबराह जो थे इस्माइल हानिया उनको निशाना बनाया, तब भी उससे पहले कुछ 1-2 साइंसदान और अलकायदा के लीडर्स को मारा, और अब पूरी उनकी जो टॉप ब्रास थी, मिलिट्री ब्रास, उसको उन्होंने निशाना बनाया। तो उस हद तक तो उनकी पेनिट्रेशन जो है वो बिल्कुल समझ आती है। लेकिन ये जो थ्रेटनिंग कॉल्स करके रिजीम चेंज के उनको वार्निंग्स दे रहे थे, यूं रिजीम चेंज नहीं होती। देखे जहाँ भी रिजीम चेंज हुई है, मोस्टली बूट्स ऑन द ग्राउंड जब होते हैं तो ही रिजीम चेंज होती है। लेकिन जो रिजीम चेंज भी किए, उनके हालात देख ले, इराक के अंदर देखे क्या हुआ, सीरिया के अंदर देखे क्या हुआ, लिबिया के अंदर देखे क्या हुआ। फिर एक बात याद रखनी चाहिए कि ईरान का जो रकबे के हिसाब से ईरान पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा मुल्क है ये। लेबनान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये इराक नहीं है। यहाँ पे रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बूट्स ऑन द ग्राउंड्स, वो भी नहीं हो पाएंगे। और फिर जब रिजीम चेंज की जाती है तो कोई अल्टरनेटिव सेटअप तो होता है ना, कौन बंदा है यहाँ तो पता ही नहीं है कौन है। वो ठीक है, एक वो पुराने जो रजा शाह पहलवी का एक बेटा है, उसकी कुछ स्पीच चल रही थी, पर उसकी तो कोई रूट्स नहीं है लोगों के अंदर। गमो गुस्सा होगा लोगों में अपनी रिजीम को लेके, लेकिन वो ऐसा कोई गमो गुस्सा नहीं है कि वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करते। यहाँ जो एक एंगल जो है उसको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो खाली ईरानियन रिजीम की बात नहीं हो रही, उसका आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट हमें देखना होगा कि ये शिया मुस्लिम वर्ल्ड का नर्व सेंटर है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वो मजहबी अकीदत भी साथ है। तो अगर आप इस तरह को काम करना चाहते हैं तो इससे तो पूरी एक वो जो इसका सेक्टेरियन एंगल है पूरे इंटायर मिडल ईस्ट, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बाकी और जो मुस्लिम ममालिक है बशमूल पाकिस्तान, यहाँ तो बहुत बड़ा एक जो है वो फॉल्ट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं। तो फिर अगर ऐसा कोई कदम वो उठाते तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाना था। इसीलिए उन्होंने इसको शॉर्ट रखा है, 12 दिन की वार रखी है। और जैसे पहले सवाल के जवाब में मालिक साहब ने कह दिया, ये इस तरीके से प्रोग्राम्स इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये नेचर के अगेंस्ट जंग नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, बंकर बस्टर्स होंगे, हमने देखा था कि ये बंकर बस्टर्स जो है ये तोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए थे। तो क्या अलकायदा जो है 9/11 के बाद डेसिमेट हो गई थी? हरगिज नहीं। हाँ, आने वाले सालों में ड्रोन्स हुए, गिरफ्तारियां हुई और बहुत कुछ हुआ जिससे अलकायदा कमजोर होती गई। उसामा बिन लादेन मारा गया एबटाबाद में, फिर आमन अल-ज़वाहिरी और बड़े लीडर थे, वो बहुत अरसा लगा। तो ये बंकर बस्टर गारों पे गिरा देने से, तोरा बोरा पे गिराए थे तो अलकायदा तो तबाह नहीं हुई थी। तो ये कह देना कि जो है 6, 7, 8, 10 बम गिरा देंगे और अब बिल्कुल साथ हैं। जावेद साहब जो नेटो में उनकी समिट से उनकी कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम से पहले खत्म हुई, और उससे पहले भी वो एयरफोर्स वन में भी बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, रवाना होने से पहले भी। जब भी गुफ्तगू करते हैं क्रेडिट लेते हैं, और उस क्रेडिट में पाक इंडिया जंग का जिक्र करते हैं, फिर साथ दोनों ममालिक की जो क़यादतें हैं उनका जिक्र करते हैं, बार बार वो फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं।
और बता रहे हैं कि उनको मैंने खाना दिया, मेरे साथ आए, इंप्रेसिव शख्सियत हैं, वो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन पाक इंडिया जंग के तनाजुर में अगर वो उस मुलाकात का जिक्र जो मैं कर रहा हूँ फील्ड मार्शल के साथ, उसको देखा जाए, सो इस कदर मोहब्बत और प्यार उन्हें कैसे सूझा है पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर? देखिए, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमें इसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज ए परसीव्ड टू बी मेंटली इनस्टेबल पर्सन। अच्छा। तो चूंकि इसमें हमारा एक रोल इस हद तक है कि हमारे फील्ड मार्शल ने जो अभी तक खबरें आ रही उसमें उनको थोड़ा ब्रीफ किया ईरान के ऊपर कि हम ईरान को आपसे बेहतर जानते हैं, आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एक वाहिद मीटिंग नहीं हो सकती जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया होगा, ज़ाहिर है उसका इनपुट बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर उसने दरमियानी एक रास्ता निकाला जिसमें ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला भी कर दिया, फिर जंग बंदी भी करवा दी और फिर क्रेडिट लेने की अब वो कोशिश कर रहा है। क्रेडिट किसी दर्जे में उसको जाता भी है, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि ईरान और इसराइल की जो दुश्मनी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा इस अंदाज में, अचानक ऑ एंड शॉक की जो उसकी पॉलिसी थी वो नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल के अंदर नुकसान बड़े वसी पैमाने पे हुआ है। क्वालिटेटिवली इसराइल के जो डैमेजेस हैं, लॉसेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा है। क्वांटिटेटिवली ईरान में ज्यादा है, बिल्कुल। और फिर इसराइल की जो आबादी है 10 लाख के करीब पहले से जा चुके थे, और अभी जो इनिशियल खबरें आई थी उसमें 40-50 हजार साइप्रस भाग गए थे, बाकी भी यूरोप सारे के सारे भाग रहे थे। इसराइल के लिए ये मुमकिन नहीं था कि इन हमलों को विदस्टैंड कर सके, जबकि ईरान चूंकि 80 गुना ज्यादा बड़ा है इसराइल से, टेरिटोरियली स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा है, वो इस जंग को मजीद लंबा कर सकता था। जो ब्रॉडर पिक्चर ये डेवलप हो रही है कि ईरान अब जो नेगोशिएशन अगले हफ्ते करेगा अमेरिका के साथ टर्म्स एंड कंडीशन पे, अमेरिका ये चाह रहा था, इसराइल भी ये चाह रहा था कि जीरो इनरिचमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस हो। एक वक्त में 37% इनरिचमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट इनफॉर्मली एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो गया था, जिसको इसराइल ने डिसरप्ट किया। अब मेरा ये ख्याल है कि जो एग्रीमेंट होगा उसमें कम से कम 37% इनरिचमेंट के ऊपर शायद कोई माहिदा हो जाए। बहुत शुक्रिया वीराना साहब और अब्दुल बासित साहब, इस मौजू पर आप इज़हार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।